नमस्कार। जिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश बकरा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास अपनी थी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं के बारे में जैसा कि आप सभी को विदित है कि कौन सी संख्या होती है, कैसी परिभाषा होती है, इसके बारे में हमने पिछली कक्षा में अध्ययन कर लिया था वैसे। और इसके कुछ पार्ट्स थे, भाग थे। तो पार्ट्स में 5 पार्ट्स थे जिनका अच्छे से अध्ययन किया। और आज हमें सबसे पहले तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो हल करेंगे और उसके बाद में जो अपने नए टॉपिक्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। सबसे पहले अपने पास में क्वेश्चन आया हुआ है कि दिखलाई कि प्रत्येक विषम अभाज्य संख्या या तो 4n+1 या 4n+3 रूप की होती है। यह क्वेश्चन है। उदाहरण देकर दिखलाइए कि इसका विलोम सत्य नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने को यह सिद्ध करना है कि 4n+1 व 4n+3 रूप की संख्या है वो अभाज्य संख्या होती है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम है इसको हल करने के लिए एक कोई अभाज्य संख्या p मानते हैं। माना कोई एक अभाज्य संख्या है, वो मान ली p बराबर हो गया ये 4n प्लस और ये इसको जो संख्या है इसका नाम दे दिया r। 4n+r है ये संख्या हो गया। r इसमें है 1 3 ये जो मान है जिसमें हम है r बराबर यहाँ पे मान सकते 0 1 2 3 4 जो भी मान। तो सबसे पहले हमारे पास में जो मेन समीकरण प्राप्त हुई वो क्या है? p बराबर 4n+r। तो इससे हम है सिद्ध करेंगे एक एक करके। कैसे करेंगे? तो करते स्टार्ट। तो r बराबर जैसा कि मैंने अभी बताया आपको 0 1 2 3 4 है या फिर हम 3 तक लेते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले मान रखना है किस संख्या में? इस p बराबर। तो यहां पे सबसे पहले मैंने लिखा जब r बराबर 0 तो p बराबर कितना प्राप्त हुआ? 4n। यही प्राप्त हुआ। जब मैंने 1 रखा तो ये कितना प्राप्त हुआ? p बराबर कितना प्राप्त हुआ? 4n+1। जब 2 रखा तो p बराबर हो गया 4n+2। हमें 3 तक ही करना है तो 3 तक ही रहने दो मान। और फिर जब हमने r बराबर 3 रखा तो p बराबर कितना प्राप्त हो गया? 4n+3 है ना। तो ये मान हमारे पास में प्राप्त हो गए। r के मान रखने पर एक तो ये एंड ये और ये प्राप्त हुए। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि यहां पे आप देखना कि हमें क्वेश्चन दिया था कि प्रत्येक विषम अभाज्य संख्या या तो 4n+ या 4n+3 रूप की होती है। उदाहरण देकर दिखलाइए। तो इसके आधार पर हम क्या देखते हैं कि ये जो है 4n उसमें 2 का भाग जा रहा है। तो 4n वे ये है आपके 4n+2। यहां से देखना आप, ये देखो ये क्या हो सकता है 2n कोमा ये क्या हो सकता है 2 कोष्टक 2n+1 जो कि 2 से भाज्य है ना। और 2 से भाज्य है ना। 4n है वो भी 2 से भाज्य है और 4n+2 वो भी 2 से भाज्य है। तो इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि जो ये दोनों संख्या हैं कौन कौन सी? ये वाली एंड ये वाली दोनों भाज्य है। तो हमारे पास में बचा क्या? 4n+1 एंड 4n+3। इनमें आप देखो, इनमें है जब भी मान रखेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है और ना ही किसी भी अन्य संख्या का भाग जा रहा है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों जो संख्या है वो क्या है? अभाज्य संख्या है। दोनों विषम संख्याएं कौन कौन सी? 4n+1 एंड 4n+3 जो कि विषम अभाज्य संख्याएं है। कह दिया। अब हमें क्या दिखलाना है कि उदाहरण देकर दिखलाइए कि इसका विलोम सत्य नहीं है। ये हमें उदाहरण देकर समझाना है। तो उदाहरण करते स्टार्ट।
तो इसके लिए इस उदाहरण को देख लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसका विलोम, जैसे कि 4n क्या है हमारे पास में दो संख्याएं 4n+1 एंड 4n+3 है, यही संख्या है। तो इसमें आप देखना कि जब n बराबर मैं लूंगा 2, n बराबर 2 लिया मैंने, तो ये हो जाएगा 4.2+1 यानी कि 8+1 = 9। तो 9 है वो क्या है, 9 जो कि अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक उसी प्रकार जब मैं देखो 4n प्लस इस वाले में लूंगा 4n+3 में 3 लिया तो ये 3 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 12+3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। 15 भी क्या है, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये कंपलसरी नहीं है कि वो अभाज्य संख्या हो। यहाँ पे जो मान रखने के बाद में तो हमें सिद्ध क्या करना था कि उदाहरण देकर दिखलाए कि इसका विलोम सत्य नहीं है। तो इसका विलोम यहाँ पे जब हम यहाँ पे संख्या ले रहे हैं 2 और 3, तो हम ये सिद्ध कर देते हैं कि यहां से जो मान प्राप्त होता है वो अभाज्य संख्या नहीं होता है, अभाज्य संख्या नहीं है। यानी कि जो 4n+1 और 4n+3 रूप की जो संख्या है, रूप की संख्या अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, यह अनिवार्य नहीं है। इससे ये सिद्ध हो गया ना, अनिवार्य नहीं है। क्लियर है, सारी जो संख्या है वो यहां पे अभाज्य संख्या नहीं होती है, इससे यही सिद्ध होता है। और इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये एग्जांपल रख दिया कि यहाँ पे जब 2 रखा तो हमारे पास में 9 प्राप्त हुआ, और जब हमने यहाँ पे 3 रखा तो हमारे पास में कितना प्राप्त हुआ 15 प्राप्त हुआ। और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि दिया गया मान क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। क्लियर है, इतना क्लियर है। तो यदि आप लिखना चाहो तो लिख लो, और नहीं लिखना चाहते तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि a तथा b दो विषम पूर्णांक है तो दिखलाई कि a² + b² पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। ये हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो करते हैं हल। इसमें सबसे पहले मानेंगे, माना a बराबर 2ak1 + 1 ले लिया, b बराबर ले लिया 2k2 + 1 ले लो, या आप दो मान ले लो, k1 और k2 है, दो हमारे पास में मान प्राप्त हो गए, ये माने हैं। और मानने के बाद में हमें क्या करना है कि उस जो a² + b² है वहां पे हम मान रख देंगे, तो हमारे पास में पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, जो वर्ग पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है या नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग हम ये सिद्ध करेंगे। क्लियर है, तो हमारे पास में a = 2ak1 + 1, तो सबसे पहले हम ये रखेंगे a² + b², तो ये हो जाएगा 2ak1 का स्क्वायर प्लस 2ak2 + 1 का स्क्वायर, यही होगा। तो अब ये हो गया a, सेकंड वाला हो गया b, तो a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, यही होता है। तो ये मान रखेंगे यहाँ पे, कितना हो गया यहां से 2k1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4k का स्क्वायर एंड 1, 4k 1 का स्क्वायर प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 1b² का 1, अरे b² = 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2ab, 2ab का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 4k1, यही होगा। अरे एक को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो यहाँ पे लिख दिया 4k1। सेकंड में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दो, यहां से कितना हो जाएगा 2k2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4k2 का स्क्वायर + 1 + 4k2, यही होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं अभी तक, तो आगे करते हैं। इनको हल हो रहे हैं जो उनको हल कर दो, जो हल नहीं हो रहे उनको पड़े रहने दो। तो ये हो जाएगा 4k1 का स्क्वायर प्लस 4k1 प्लस 4k2 का स्क्वायर प्लस 4k2 है क्या, प्लस 1 और 1 कितने हो गए 2, ये मान प्राप्त हो गया हमें। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है यहां से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लो, तो 2 को कॉमन ले लिया, तो यहां पे कितना प्राप्त हो गया k1 का स्क्वायर प्लस 2k1 का स्क्वायर प्लस 2k1 प्लस 2k2 का स्क्वायर प्लस 2k2 + 1। इनको सही व्यवस्थित कर देते हैं, तो हमारे पास में कितना प्राप्त हो जाएगा 2k1 का स्क्वायर प्लस 2k2 का स्क्वायर
प्लस 2 k1 प्लस 2 k2 प्लस 1 हो गया, जो कि क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। बस ये जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, बस यही सिद्ध करना था और कुछ भी नहीं करना है। दो मान लिए, ए बराबर मान लिया, बी बराबर मान लिया, दोनों को जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उनका स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर कर दो, प्लस दिया हुआ है तो प्लस कर दो, माइनस दिया हुआ है तो माइनस कर दो, और जो उससे मान प्राप्त होगा उसके अकॉर्डिंग वही इसका आंसर होगा। एनी कंफ्यूजन नहीं है ना? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब टॉपिक अपना गोल्डबैक कंजेक्चर, जिसको हिंदी में बोलते हैं गोल्डबैक कंजेक्चर। ये सिद्धांत क्या कहता है कि दो से बड़ी धन पूर्णांक सम संख्या दो अभाज्य संख्याओं के योग के बराबर होती है। क्या कहा मैंने, थोड़ा ध्यान देना। गोल्डबैक कंजेक्चर क्या कहता है कि दो से बड़ी सम धन पूर्णांक का मान दो अभाज्य संख्याओं के योग के बराबर होता है। एम आई राइट? एक बार लिख लेते हैं इसको। कैसे कि दो से बड़ी प्रत्येक सम धन पूर्णांक दो अभाज्य संख्याओं के योग के बराबर होती है, या फिर योग होती है, सीधा भी लिख सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा चार लिख दो, तो चार संख्या मैंने लिखी, तो चार मुझे बताओ कि दो से बड़ी सम धन पूर्णांक है, तो दो अभाज्य संख्या का योग कौन कौन सी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 2 + 2। अरे दोनों अभाज्य संख्या है तो दो अभाज्य संख्याओं का योग इस संख्या के बराबर है या नहीं है, तो ये क्या कहता है, गोल्डबैक कंजेक्चर यही चीज कहता है। आगे मैंने संख्या लिख दी 10 लिख दिया, ये समधन पूर्णांक है तो इसका योग क्या हो सकता है, 3 + 7। दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है या नहीं है, अभाज्य संख्या है बिल्कुल। अरे यहां पे 10 लिखा मैंने, समधन पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि सम संख्या होनी चाहिए, और यहां पे सम संख्या है जो कि दोनों अभाज्य संख्याओं के योग के बराबर होती है। तो ये जो गोल्डबैक कंजेक्चर क्या कहता है कि जो भी दो से बड़ी, जैसे कि 4 हो गई, समधन पूर्णांक 4 से स्टार्ट होगी, 4 से, या फिर हम ये भी कह सकते हैं 4 या 4 से बड़ी जो भी समधन पूर्णांक है उनका मान दो अभाज्य संख्याओं के योग के बराबर होता है। आगे आप चाहे कोई सी भी संख्या लिख लो, मैंने कहा 12, तो 12 बताओ देखें, 7 + 5 दोनों अभाज्य संख्या है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि मैंने कहा 8 तो बताओ देखें, 5 + 3 दोनों अभाज्य संख्या है। तो ये जो सारी समधन पूर्णांक है, एग्जाम्पल आप चाहे 10 लिख लो, 50 लिख लो, 100 लिख लो, कितने भी लिख लो आप, लेकिन जो समधन पूर्णांक है गोल्डबैक कंजेक्चर के अनुसार उसने जो थ्योरी दी है, जो डेफिनेशन दी है, वो बिल्कुल इन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सही है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि आप प्रत्येक कोई भी धन पूर्णांक है वो ले लो और उसको इस जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जैसे ही मान रखेंगे तो हमारे पास में ये सिद्ध हो जाएगा कि दिया गया मान है दोनों अभाज्य संख्याओं के योग के बराबर है। एनी कंफ्यूजन नहीं है ना? तो करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। बस ये टॉपिक इतना ही है, ये टॉपिक इतना ही है। गोल्डबैक कंजेक्चर क्या है, गोल्डबैक कंजेक्चर है, उसकी डेफिनेशन यदि आपको पता है तो उससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन आप बता दोगे कि जो समधन पूर्णांक है उसका मान दो अभाज्य संख्याओं के योग के बराबर होता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, मर्सेन नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मर्सेन संख्या।
इसकी परिभाषा आप देखना कि कोई भी अभाज्य संख्या p है, p का रूप 2p-1 एक पूर्णांक हो तो वो संख्या मर्सेन संख्या कहलाती है। कोई भी अभाज्य संख्या क्या हो, 2p-1 रूप का कोई पूर्णांक है तो वो संख्या क्या कहलाएगी, मर्सेन संख्या है। परिभाषा लिख लो इसकी, कोई अभाज्य संख्या p का 2p-1 रूप का पूर्णांक मर्सेन संख्या कहलाता है। इसको MP यानी कि मर्सेन जो संख्या है उससे प्रदर्शित किया जाता है। MP इक्वल टू 2p-1 दैट मीन्स मर्सेन नंबर। कोई भी अभाज्य संख्या दे दी, कोई भी अभाज्य संख्या है वो जब एक किसी पूर्णांक 2p-1 रूप में है, इस रूप में है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, MP इक्वल टू 2p-1 दैट मीन्स वी से दैट मर्सेन नंबर एंड p इज एन प्राइम नंबर ऑफ दिस डेफिनेशन। p यहां पे क्या है, अभाज्य संख्या है, और जब इसका ये रूप हो तो वो क्या कहलाएगा, मर्सेन संख्या कहलाएगा। ये जो परिभाषा मैं बता रहा हूं, सूत्र बता रहा हूं, ये मैं शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहा हूं। आज है हमें जो मेन टॉपिक है वो करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इनसे रिलेटेड है सीधे एग्जांपल्स करेंगे। इसीलिए मैं आपको ये जो संख्याएं हैं इनकी परिभाषाएं बता रहा हूं। परिभाषा देखते ही पता चल जानी चाहिए, परिभाषा बन जानी चाहिए, सूत्र बन जाना चाहिए। कैसे? अब भाई आपको ये परिभाषा बताने की जरूरत है नहीं है, बिना देखे आप इस परिभाषा को बता सकते हो कि कोई भी अभाज्य संख्या p है तो उसका ये रूप 2p-1 अभाज्य संख्या है, सॉरी पूर्णांक है, तो क्या कहलाएगी, मर्सेन संख्या कहलाएगी। यही होता है। तो बस यही तो परिभाषा है। कहां कंफ्यूजन है? नाम बस जो मैंने लिख दिया कि मर्सेन संख्या लिख दी, चाहे कुछ भी नाम लिख दिया, तो आपके मन में यह परिभाषा उठ जानी चाहिए कि इसकी परिभाषा ये होगी। यहां पे बोर्ड पे पढ़ाने का अर्थ यही है कि आप जो मैं बोल रहा हूं, जो आप देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपके देखते ही परिभाषा क्लियर हो जानी चाहिए। अदरवाइज तो आप बुक में भी पढ़ सकते हो, लेकिन देखने और समझने में फर्क रहता है। क्लियर है? तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, फर्मेट्स नंबर, जिसको बोलते हैं फर्मा संख्याएं। फर्मा संख्या क्या होती है कि 2n+1 जहां n जीरो रूप का पूर्णांक फर्मा संख्या कहलाता है। क्या हो रहा भाई इसके, ये रुक जा बे। फर्मेट संख्या, फर्मा संख्याएं क्या होती है, जब कोई मान 2n+1 रूप में लिखा हुआ है तो वह पूर्णांक क्या कहलाएगा, फर्मा संख्याएं या फॉर्मेट्स नंबर। एक ही बात है दोनों में, बस ये जो चीज है यहां पे एक है, आपको तो ये ध्यान में रखना है। इस टाइप का जब कोई पूर्णांक आ जाए और ये जो n है इसका मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये जो पूर्णांक है वो क्या कहलाएगा, फर्मा नंबर या
फॉर्मेट्स नंबर, इसको है फर्मा है तो इसको एफ से लिख दिया, एफ एन बराबर क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 की पावर एन प्लस 1, ये इसका व्यंजक हो जाएगा। यहां पे माइनस नहीं है भाई, यहां पे कोई माइनस मत लिख दियो, ये 2 की पावर 2 की पावर एन है। ये क्या है फर्मा नंबर, फॉर्मेट्स नंबर। क्लियर है, परिभाषा क्लियर है, सूत्र क्लियर है, तो बस इतना ही है। अब क्वेश्चन आगे आएगा कि फॉर्मेट्स नंबर में चेंज करो या फिर एन का मान दे दिया कि इससे आप फर्मा संख्या ज्ञात करो, तो फिर भाई आपको ज्ञात करनी है। लेकिन जो इसकी मुख्य परिभाषाएं हैं वो मैंने आपको बता दी है। व्यंजक क्या प्राप्त होगा, व्यंजक भी आपको बता दिया है। अब बात रही है आपकी बारी है, अब आपकी याद करना पड़ेगा, अब आपको समझना होगा, अब आपको, क्योंकि मैंने है यहां पे लिख दिया है, मैंने जितना समझाना था उतना समझा दिया। अब आपको, अब आप इस पर गहनता से अध्ययन करो या फिर आप ऐसे देख लो कि भाई हाँ चलो ठीक है यार कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं आपको बता दूंगी। इसी टाइप की जो परिभाषाएं हैं, इसी टाइप के जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो बन सकते हैं। यहां से भूलना मत, ऐसा नहीं हो जाए कि आप लोग इस छोटी सी गलती का मुआवजा आपको एग्जाम में फिर भुगतना पड़े, है ना। तो एक बार सारी जो परिभाषाएं मैंने आज पढ़ाई है उनका रिवाइज करना, साथ ही साथ में जो एग्जाम्पल्स पढ़ाए हैं उनको भी आप देखना, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो भी आप करने की कोशिश करना। नहीं होंगे तो अभी तो शुरुआत है, कौन सी अपने लास्ट क्लास अपने है ये, तो नेक्स्ट क्लास में हम है उसके एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस है वो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।